बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो अभी हाल ही में संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, स्पेशल सेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, प्लस सत्र का सत्रावसान यानी समाप्त कर सकता है, प्लस लोकसभा को भंग कर सकता है। तो और इसमें जो संसद के जो सत्र हैं मेनली 3 होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो आमतौर पे फरवरी के महीने में चलता है, फरवरी से मई। दूसरा सत्र जो होता है वो होता है मानसून सत्र, है ना, यानी मानसून सेशन, जो कि जुलाई के आसपास से शुरू होता है। फिर तीसरा जो सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जिसे विंटर सेशन कहते हैं। ये जो होता है करीब नवंबर के आसपास से शुरू होता है ना। तो ये 3 सत्र की बात की गई है और उसमें एक बात कही गई विशेष सत्र की, स्पेशल सेशन की। स्पेशल सेशन तब बुलाया जाता है जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं, वो स्पेशल सत्र बुलवाते हैं। तो स्पेशल सत्र के तहत 3 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया था 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 के लिए देश की संसद भवन में 3 बिल पास कराने के लिए। और ये बिल था 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026, यानी 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। इसमें मेनली 3 बिल थे। पहला कौन था? महिला आरक्षण बिल 2026, यानी वोमेन रिजर्वेशन बिल 2026 पहला था। दूसरा बिल था परिसीमन विधेयक 2026, यानी जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन बिल 2026। और तीसरा बिल था केंद्र शासित अमेंडमेंट बिल विधेयक 2026। कुल टोटल 3 बिल लाए गए थे। अब जो तीनों बिल ला गए वो अब संसद, और इसे जो पास कराना था संसद में, उसे 2/3 बहुमत से पास कराना था। तो अब कहीं ना कहीं से ये बिल लोकसभा में कल गिर गया, यानी बिल पास नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें विपक्षी सांसदों का भी वोट चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिल पाया। क्योंकि ना कुल इसमें इसके पक्ष में, बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े? 298 पक्ष में वोट पड़े हैं, और जिसमें से 230 वोट इसके बिल के विपक्ष में वोट पड़े हैं। यानी एक तरीके से टोटल 528 वोट पड़े, जिसमें से 528 टोटल वोट पड़े, जिसमें से पक्ष में कितना बताया? 298 और विपक्ष में 230, है ना। तो अब बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। तो 528 को 2/3 कितना हुआ? 352, यानी 300। अगर बिल को पास कराना था तो 352 वोटों का समर्थन चाहिए था, तब जाके ये बिल पास होता। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। ये अब मैं तीनों बिलों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो पहला जो है महिला आरक्षण बिल 2026। देखिए इसको, ये जो बिल पहला बिल था महिला आरक्षण बिल, ये जो अभी इसको पास किया गया था 2010 में, कांग्रेस सरकार ने इस बिल को संसद से मंजूरी दे दी थी। फिर उसके बाद लेकिन ये बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इस बिल को नारी शक्ति वंदन एक्ट करके 2023 में लाया गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 334A ऐड किया गया, जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब नया जनगणना होगा, और नया जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बैठेगा, तब ये बिल लागू होगा। ये इस आर्टिकल के तहत इसमें ये बात कहेगी कि जनगणना होगा, फिर नई जनगणना होगी, नया परिसीमन होगा, उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इस बिल में ये बात कही गई थी। फिर क्या हुआ और ये बोला गया था ये 2029 के चुनाव में लागू होगा, और उससे पहले 2026 में भारत सरकार जनगणना कराएगी, फिर परिसीमन आयोग का गठन करेगी। तो अब इस बिल को इतनी हड़बड़ाहट के साथ लाया गया, अभी जनगणना हुई भी नहीं,
इससे पहले ला दिया गया। इसी को लेकर विपक्षी पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि आप महिलाओं को आरक्षण जो देना चाहते हैं वो भरपूर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बशर्ते आप परिसीमन दे क्यों करना चाहते हैं। परिसीमन यानी अभी मौजूदा जो लोकसभा की सीट है 543 या 540 है, 500 टोटल एक तरीके से 550 है, 550 ना टोटल एक तरीके से समझिए, यानी जिसमें से आप मानिए 530 राज्यों की सीटें हैं और जो 530 और 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरी की है, कुल मिला के 550 हुआ। तो आपको अगर आरक्षण देना है तो लोकसभा की जो मौजूदा संख्या है 550 या 540 जो है, इस 543 इसमें आप आरक्षण दीजिए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको देना है तो दो, लेकिन देना है तो दीजिए, लेकिन आप इसकी आड़ में परिसीमन जो करना चाहते हैं ये हमें मंजूर नहीं है। हम महिला आरक्षण बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं, उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, जो दूसरा बिल था परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और नए सिरे से फिर से क्या होगा, सीटों का बंटवारा होगा, जिसमें लोकसभा की इस समय मौजूदा जो सीट है 550 है, अब उसे बढ़ाकर 850 करना चाह रहे हैं। तो 850 करना चाह रहे हैं, जिसमें से 815 राज्यों की सीट रहेगी और 35 सीट यूनियन टेरिटरी की रहेगी, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो आपको अगर आरक्षण देना है तो इसी 550 में या 543 में ही आरक्षण दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि 850 में देंगे, नया परिसीमन आयोग का गठन करेंगे, तो ये विपक्ष को एक्सेप्ट नहीं है। आप महिलाओं की आड़ में, महिलाओं का आड़ लेते हुए आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीटों की संख्या 850 बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ महिलाओं का नाम लेकर आप जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि विपक्षी महिलाओं का विरोधी, जबकि विरोधी नहीं है, क्योंकि ये बिल सबसे पहले हमने 2010 में लाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं, फिर आपने भी लाया, लेकिन आपने कहा कि पहले हम जनगणना कराएंगे, जनगणना का तो परिसीमन कराएंगे, परिसीमन आयोग बैठेगा तब जाकर होगा, लेकिन आप न जनगणना भी कराए बिना जनगणना के पहले इस तरह से इतनी जल्दबाजी में आपने क्यों लाया, इसकी हम मुखालिफत करते हैं और बिना हमसे पूछे आपने ये बिल लाया। उनका ये कहना है जब परिसीमन आप करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप सोचिए, जैसे कि मान लीजिए जो ऐसी सीटें जो लगभग जो विपक्षी पार्टी को विपक्ष की कांग्रेस, समाजवादी या डीएमके वगैरह या तृणमूल कांग्रेस की सीटें हैं, सपोज दैट मान लीजिए उस एरिया, मान लीजिए 1 2 3 सीट, सपोज तीन सीटें हैं, सपोज दैट। अब ये 3 सीटें जो है, जो मान लीजिए अब ये 3 सीटों में आप ये समझिए, लोकसभा की 3 सीटें, इसमें ये समझिए कि 50% मुस्लिम मतदाता और यादव मतदाता वगैरह है, एक तरीके समझाने के लिए कह रहा हूँ, या मान लीजिए और भी कोई हिंदू भाई है जो कि समाजवादी वगैरह को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, तो 50% स्वाभाविक से इन 3 सीटों पर कौन जीतेगा, समाजवादी या कांग्रेस वगैरह, पक्का है कि ये जीत जाएंगी ना। लेकिन अब आप करना क्या चाह रहे हैं कि नए परिसीमन के तहत आप ये करना चाह रहे हैं कि आप ये जो 3 सीट है उसमें से जितने भी मान लीजिए मुस्लिम वोटर है, यादव वोटर है, आप उसको 3 में से 1 सीट में कन्वर्ट कर देना चाह रहे हैं, यानी जो पहला सीट है उसके मुस्लिम यादव और दूसरे सीट का मुस्लिम यादव, तीसरे लोकसभा सीट के मुस्लिम यादव के एक सीट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक सीट पे ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का एक ही सीट निकल पाएगा, अब बचा जो 2 सीट उसमें बीजेपी जीत जाएगी। आप किस तरीके का फार्मूला अपनाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी गंदी राजनीति, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है और आपके पास मौजूदा संख्या कितना है, 292 ना, तो 292 तो आप पास नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात कि दक्षिण के उत्तर बनाम दक्षिण भी हो गया इस बिल को लेकर, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने यह कह दिया कि हम 1990 से, जैसा कि 90 से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जनगणना, अपना जनसंख्या, हम तो हमारे दो की नीति पर काम कर रहे हैं, हमने जनसंख्या बढ़ाया नहीं, और जब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, तो वो पॉपुलेशन के आधार पर आप सीटों का बंटवारा करेंगे। तो उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, राजस्थान, गुजरात, आपकी इन सब में जनसंख्या ज़्यादा है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग की नहीं, जनसंख्या बढ़ाया, तो अब जो डिलिमिटेशन वो जनसंख्या के आधार पर होगा, तो जनसंख्या के आधार पर इनको सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी, उत्तर भारत वाले राज्यों को, जो यूपी, बिहार, गुजरात वगैरह को, जबकि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, इन लोगों ने अपना जनसंख्या बढ़ाया नहीं, इन्होंने फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया, एजुकेशन पे, शिक्षा पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, विकास पे ज़्यादा जोर दिया, है ना।
तो अब इन्होंने जनसंख्या बढ़ाए नहीं, तो इनकी सीटें क्या होगी, अनुपातिक रूप से कम कम मिलेंगी। तो अब क्या होगा, हमेशा जब भी आप केंद्र में लोग सरकार बनेगी, वो उसमें उत्तर भारतीयों का ज्यादा मतलब कि महत्व रहेगा, दक्षिण भारत का महत्व कम हो जाएगा। तो इसीलिए M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ, या केरला के मुख्यमंत्री हुए, या आंध्र के मुख्यमंत्री, या एक तरीके से आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वगैरह, इन्होंने कहा आप जो परिसीमन लाए हैं परिसीमन बिल, वो ठीक है। अरे वो ठीक नहीं है, वो इस वजह से ठीक नहीं है, अगर आपको परिसीमन करना है तो आप जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा, दक्षिण भारत की आवाजें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की आवाजें और भी ज्यादा बुलंद हो जाएंगी, उनको ज्यादा, उनका केंद्र में सरकार बनाना उनका ज्यादा रोल रहेगा, जबकि दक्षिण का रोल कम हो जाएगा ना। उन्होंने ये कहा तो आपको अगर करना है डिलिमिटेशन तो पॉपुलेशन के आधार पे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और बिना हमसे पूछे, हमारी सहमति के बिना नहीं करेंगे। जो कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है ना, मतलब कि राज्यों के भी सहमति लेंगे तब करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे बिना हमें बताए। जबकि तमिलनाडु, केरला वगैरह, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, इस बीच आप ये इस तरीके का बिल लाए ना, ये नाकाबिले कबूल है। उन्होंने तो टोटल विरोध किया और सरकार की मंशा भी देखी कि हाँ वास्तव में ये सिर्फ महिलाओं का नाम लेके आप महिला आरक्षण लाते, उसको 543 में ही 33%, उसमें हम आपका 33% आरक्षण देते, 543 में ही करीब 180 सीट हो जाती उनकी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम उसका समर्थन करते। लेकिन आप सिर्फ महिला आरक्षण का नाम लेके लेकिन परिसीमन वाला बिल लाए हैं, उसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, उसकी हम मुखालिफत। सारी विपक्ष पार्टी ने एक सुर में यह बात कही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बताया कि जब 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 1992 में लागू किया गया, ग्रामीण स्थानीय शासन या शहरी स्थानीय शासन 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट 1992, उसमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र, शहरी स्थानीय शासन में, उसमें देखिएगा 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और चाहे ग्रामीण शासन हो, 73वां, 74वां, 73वां में आप देख लिए क्या है, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, इसमें भी 33% आरक्षण है। किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने दिया। तो कांग्रेस सरकार या विपक्ष की सरकार कब से मतलब महिला विरोधी? हम तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके महिलाओं के नाम पे बिल लाकर परिसीमन जो करना चाहते हैं वो गलत करना चाहते हैं, इसके हम लोग मुखालिफत करते हैं। आप सिर्फ अब राजनीतिक अपने, क्योंकि आपकी सीटें इस बार कम आई हैं, अब आप चाह रहे हैं कि हमेशा हम बने रहें सत्ता में, इस वजह से आप अपने मनमाना हिसाब से परिसीमन करके हमारी सीट को खत्म कर सिर्फ अपनी सीट बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको राजनीतिक फायदा मिले, इसलिए कर रहे हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बात की यूपी में करीब 80 सीटें मिला, समझिए आप 80 सीटें, तो 80 सीट को बढ़ाकर यूपी का अगर परिसीमन होता करीब हो जाएगा 160 या 150 के आसपास ना। बिहार की कितनी है? 40, वो करीब हो जाएगी 80 के आसपास। तो जबकि केरला की सीटें तो अब 80 के हिसाब से 543 में जो इनका आप परसेंटेज देखेंगे तो 543 में 80 के हिसाब से कितना हुआ प्रतिशत? 14% का, 14% का। और उसी तरह बिहार का 543 में आप 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो वहां पे बिहार में तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो करीब आएगा 7% के आसपास। जबकि केरला में देख लीजिए लोकसभा की सीट कितनी है? 20, लेकिन उसकी सीटें परिसीमन के हिसाब से कितनी बढ़ रही है? 20 के 3 सीटें, 23 सीट होंगी। तब बताइए इनका प्रतिनिधित्व कहाँ रह गया? करीब 3% के आसपास ना। और जबकि तमिलनाडु की सीटें कितना? 39, एक कम 40। अब इनकी सीट बढ़ गई कितनी होगी? 50। जबकि बिहार की 40 है, वो करीब 80, 70, 80 के आसपास। जबकि तमिलनाडु की सीट परिसीमन के हिसाब से 40 सीट वहां की भी, तमिलनाडु 39, एक 39 है, एक कम 40, सीधा सीधा बोलो 40। तो उनकी सीट कितनी करे? 50। तो हमारा प्रतिनिधित्व परसेंटेज के हिसाब से भी तो देखिए बिहार का कितना 60% हो रहा है, हमारा तो कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से भेदभावपूर्ण है, गलत तरीके से आप कर रहे हैं, ये कबूल नहीं की जाएगी। तो इसको करने के लिए आपको इनको क्या करना था? अमेंडमेंट करना था। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में, 82 में, 81 कहता है, लोकसभा की संरचना की बात करता है। इसमें ये बताया गया है लोकसभा में कुल 550 सीटें हैं, जिसमें से 530 राज्यों की हैं और 530 और 20 सीट केंद्र शासित प्रदेशों की है। ये 81वां में ये है। अब इसे बदलने के लिए इसे अमेंड करना होता, तो
850 करना होता 550 के जगह, तो अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है यहाँ पर। और दूसरी बात आर्टिकल और आर्टिकल 82 क्या कहता है, 81 था ये जो मैंने अभी बताया है, 550 वाला, 550 से 850 ना, आर्टिकल 81 था, लोकसभा की संरचना की बात करता है। फिर आर्टिकल 82 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता है कि प्रत्येक नई गणना के संसद प्रत्येक नई गणना के बाद, यानी प्रत्येक संसद जो अपना पार्लियामेंट है प्रत्येक नई जनगणना नया जन का सेंसस कराएगा, उसके बाद परिसीमन का गठन करेगा। तो आपने जनगणना कराने परिसीमन क्यों आपने बिठा दिया, उन्होंने इसी का विरोध किया है ना। तो अब इससे पहले जो परिसीमन हुआ था, इससे पहले परिसीमन 1952 में हुआ था, उसके बाद 1963 में हुआ था, फिर उसके बाद 1973 में हुआ था, और उसके बाद एक चौथा परिसीमन 2002 में बैठा था ना। तो 1973 यानी कुल 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है। और 1973 का जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने परिसीमन पर रोक लगा दी थी। 1976 में एक बिल 1976 में उन्होंने 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1976, उसमें यह कह दिया गया था कि अब परिसीमन नहीं होगा। कब तक के लिए, 2000 तक के लिए, करीब 25 वर्ष का लगा दिया था। अभी कोई सीट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दक्षिण उत्तर प्रदेश फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, इसमें उन्होंने रोक लाया ताकि विवाद ना हो। फिर 2000 में जब बात आई 2001 के आसपास, तो अटल बिहारी साहब, उस समय बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी साहब की सरकार, और इधर इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार, तो फिर इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया, बीजेपी के अटल बिहारी जी ने भी, उन्होंने देश हित में यहाँ पे काम किया। उन्होंने भी क्या कहा, जब 2000 में 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 लाया, उन्होंने भी ये कहा कि परिसीमन अब नहीं होगा 2026 तक, और जो परिसीमन चल रहा है वो 1971 की जनगणना के हिसाब से ही, जो सीटें अभी फिलहाल है 543, 1971 की जनगणना के हिसाब से ही है। तो उसमें उन्होंने भी एक ढक्कन लगा दिया कि अब परिसीमन नहीं बनेगा, कोई सीट नहीं बढ़ेगी, है ना। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार इस तरीके से सिर्फ कंट्रोल पूरा अपने हाथ में लेना चाहती है, और तानाशाही की तरह ये हम होने नहीं देंगे, ये विपक्षी पार्टी ने कहा। और इस बिल को पास करवाने के लिए मैंने बताया कि एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना। पहला जो बिल देखिए, बिल पास करने करीब 3 तरीके, एक साधारण बहुमत से बिल पास होता है, उसमें कहता होता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% +1 होना चाहिए, यानी 50% अधिक, है ना। मान लीजिए कि लोकसभा की संख्या है 540 सपोज दैट, तो अब मान लीजिए उसमें करीब आए 300 लोग सपोज दैट, तो मैंने बोला सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले का 300 में से 150 लोगों ने 150 उपस्थित और मतदान करने वालों को 50% से अधिक होना चाहिए। तो 300 लोग उपस्थित हुए, तो हमने बोला 300 का 50% कितना हुआ, 150, तो 50% से अधिक होना चाहिए, 150 का +1, 151 वोटों की जरूरत होती है, साधारण बहुमत हो गया। और विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में ये होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या कितना है, 543 इस समय, तो 543 का आधा कितना हुआ, 543 का आधा 271, तो 271 +1 का 272, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% +1 होना चाहिए, यानी 272 होना चाहिए। और दूसरा विशेष बहुमत में क्या, दूसरा पॉइंट नंबर इसका आता है, उसमें यह है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सदन की संख्या 540 है, जिसमें से करीब 540 है, जिसमें से कितने लोग आए, 450 लोग, तो 450 का 2/3 करेंगे, कितना होगा, करीब 300 आएगा ना, 300, यानी कि 272 आपको होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मैंने बताया 450 लोग आए हैं, तो 450 का 2/3 300। अब मान लीजिए 540 के हिसाब से आप देख लीजिए, 540 के हिसाब से कितना हुआ, करीब 360 ना, 540 इंटू 2/3 करेंगे, करीब 360, यानी आपको 360 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। ये हुआ विशेष बहुमत। तो अब जो सत्ता पार्टी है उसके पास करीब 292 वोट है, और विपक्ष में इसमें कांग्रेस और भी टीएमसी वगैरह, समाजवादी, डीएमके मिलाकर 232 वगैरह है। इसी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ ना। अब परिसीमन आयोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, परिसीमन आयोग जो है बेसिकली ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति मतलब ऑर्डर करते हैं राष्ट्रपति, तब जाकर ये परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग में मेनली 3 सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग कितने सदस्य, 3 सदस्य होते हैं। पहला होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या रिटायर्ड जज, 1 सदस्य। दूसरा सदस्य होता है मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा नामित कोई। फिर तीसरा सदस्य होता है राज्य
चुनाव आयुक्त, ये 3 मेंबर इसमें होते हैं परिसीमन आयोग में। ये लोग क्या करते हैं, सीटों का एडजस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए एक सांसद पे परिसीमन में क्या होता है, सीटें कैसे बढ़ती हैं ये जान लीजिए। मान लीजिए कि एक सांसद पे करीब आमतौर पे 20 एक सांसद पे एक एमपी पे 20 लाख की जनसंख्या होती है। अब क्या हो गया है कि जनसंख्या बढ़ गई है ना, जनसंख्या बढ़ करीब कि अभी परिसीमन मैंने बताया कि अभी 1971 के जनगणना के हिसाब से अब क्या है, जैसे बनारस जिला हुआ या और भी जैसे कि सोनभद्र जिला हुआ, इलाहाबाद जिला हुआ और भी जितने जिले, तो अब वहाँ पे 20 लाख से जनसंख्या बढ़कर करीब 30 लाख हो गई है, कहीं कहीं 40 लाख हो गई है ना, यानी 40 लाख पे एक सांसद हो गए, 30 लाख पे, कहीं 25 लाख पे एक सांसद हो गए हैं। लेकिन तो अब उतने जनसंख्या का बर्डन एक सांसद पे तो ये ठीक नहीं है। उसका लोड कम करने के लिए 20 लाख पर तो अब क्या किया तो उसमें क्या किया जाएगा, तो उसमें जो 30 लाख पे हो गए हैं, 25 लाख पे हो गए हैं, उसको एडजस्ट किया जाएगा 20 लाख पर फिर से किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा उस सीटों को, मतलब 20 लाख पर एक सांसद ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कहीं 25 है तो वहाँ का 5 हटा दिया, 5 लाख 20 लाख कर दिया। कहीं पे मान लीजिए कि 15 लाख है तो अब उसमें 5 इधर का जोड़ दिया, 20 लाख कर दिया, यहाँ पे सीट एडजस्ट के लिया। मान लीजिए कहीं पे 25 लाख है, कहीं पे 35, कहीं पे 40, कहीं पे मान लीजिए 40 लाख हो गया है, सपोज दैट 40 लाख पे एक सांसद है तो 20-20 करके वहाँ पे 2 सांसद कर देंगे, तभी ना ये लोकसभा की सीट 543 से 850 बढ़ेगी ना। ये इस तरीके से ना। अब संसद में कल बहुत बहस हुआ, राहुल गांधी साहब ने प्रधानमंत्री को मैजिशियन, जादूगर कह दिया कि जादूगर नोटबंदी की तरह लाना चाहते थे लेकिन नोटबंदी भी लाए, वो भी विफल रही। अब देखिए ये भी अचानक हड़बड़ाहट में इस तरह का बिल ला रहे हैं बिना किसी से पूछे समझे, और करेंगे कि समावेशी विकास है, सबको लेके चलना, अब महिलाओं का आरक्षण के नाम पे इस तरह का बिल ला रहे हैं। लेकिन दरअसल ये देश को गुमराह कर रहे हैं और सत्ता ये चाह रहे हैं कि सीटें बढ़े तो हम अपने फेवर के हिसाब से ये करें, न उत्तर न दक्षिण भारत को कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। जबकि ये देश का संविधान फेडरलिज्म की बात करता है, फेडरल संघवाद है, यानी आप केंद्र और राज्य, केंद्र क्या करेगा, राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। जबकि अभी तमिलनाडु वगैरह चुनाव बिजी है, इस तरीके से इतना घबराहट में इस तरीके के बिल लाना बिना पूछे ये ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि आपने जो महिला आरक्षण बिल है उसे आपको लागू करना है 543, जो वर्तमान जनसंख्या 500 जो सीटें हैं 543 उसी में लागू करिए ना। तब 543 का दो तिहाई अरे कितना 33% करेंगे, करीब 180 सीटें 180 सीटें आ जाएंगी ना, इसमें देना है दीजिए। तो उन्होंने सत्ता का पार्टी कहना है नहीं है, ऐसे तो और सब सांसदों का टिकट कट जाएगा। तो उनका कहना है ये विपक्ष करी, उसमें क्या दिक्कत है, आपको देना है इसी में दीजिए। और अगर आपको सीट बढ़ानी है तो पहले आप जनसंख्या कंप्लीट करें, फिर उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन करें और हमसे सलाह मुसाव करके हमारे साथ लेके तब करें, तब जाके हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा ना। उसी तरह संविधान के आर्टिकल 330 में भी अमेंड करना होगा ना, कई सारे इसमें चैलेंजेस हैं। आर्टिकल 330 क्या कहता है, लोकसभा में जो 84 सीट है एससी की है और 47 सीटें किसकी हैं, एसटी 47 सीटें एसटी की है ना। फिर उसमें भी अमेंड करके उसको भी जब बढ़ेगा 850 होगा तो उसमें भी इन लोगों को भी बढ़ेगा ना, है ना, एक अनुपात के अनुसार। तो कई सारे इसमें संशोधन अमेंड करने होंगे। तो चलिए, मैंने जो आपको बताने की कोशिश की। और दूसरी बात देखिए, विपक्ष ने यह भी कहा कि आप महिला आरक्षण का नाम ले रहे हैं, आपको अभी जनगणना करानी, वो भी जातिगत जनगणना कर रही है। जब जातिगत जनगणना कराएंगे तो तमाम जातियों खुलासा कौन जातियां हैं, कैसी तो ओबीसी हैं, तो उन सबको आपको आरक्षण देना होगा। तो आप उन सबको आरक्षण देने से बचने के लिए, सबका बराबर समान इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने से बचने के लिए जल्दबाजी में ये बिल ला रहे हैं और नाम ले रहे हैं महिला का, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की हम महिला विरोधी हैं। जबकि हम ही ने तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ग्रामीण और स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। हम कब से विरोधी हो गए ना। उन्होंने बताने की कोशिश की और महिलाओं से, पूरी आवाम से, पूरी जनता से, पूरे देश से भी विपक्ष ने भी ये कहा ये गलत बातें हैं, ये सिर्फ परिसीमन जो लाना चाहते हैं हम उनके खिलाफ हैं और बिना हमसे पूछे। इसी यही बात दक्षिण भारत वाले भी कहना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।